Hello my dear students. So in my previous lecture we have seen about the osmotic pressure, osmosis process और मैंने आपको डेली लाइफ के कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे, ठीक है। तो बेटा आज हम लोग सॉल्यूशन ये चैप्टर का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर से हम लोग सीईटी के बेस के ऊपर या जेईई नीट में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो उस पे ऊपर ही आते हैं, इतना याद रखो। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम है वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो चलो हम लोग पढ़ेंगे वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर डिनोटेड बाय स्मॉल आई से डिनोट करते हैं बेटा इसको। अभी नॉर्मली क्या होता है बेटा, ये वेंट ऑफ फैक्टर क्यों लाया गया सॉल्यूशन में, ये आपको पहले पता होना चाहिए। सॉल्यूशंस जो होते हैं, जो सॉल्ट्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, हमेशा याद रखो। जो सॉल्ट्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, ओके। अगर आप आगे का चैप्टर पढ़ोगे, आपका थर्ड चैप्टर दिया है आयनिक इक्विलिब्रियम, उसमें आपको सॉल्ट के टाइप दिए, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसा बहुत दिया है। लेकिन सॉल्ट्स के या कोई भी सॉल्यूशन ले लो या कोई भी सॉलिड ले लो, सॉल्ट ले लो, उसके हमेशा दो टाइप होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। याद रखना कभी भी, एक इलेक्ट्रोलाइट और एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जो भी हम लोग पानी में डिज़ोल्व करेंगे उसके दो टाइप होंगे, एक इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। अभी तक हम लोग ने जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, अभी तक हम लोग ने जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी बेटा, वो हम लोग ने पढ़ी है नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो आपको पहले पता होना चाहिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट दिस डू नॉट डिसोशिएट्स इनटू आयंस। मतलब ये ऐसे सॉल्ट होते हैं या ऐसे पदार्थ होते हैं जो अगर हम लोग पानी में भी डालें और उसको स्टर भी करें तो बेटा उसका डिसोसिएशन नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ग्लूकोज का एग्जांपल लेंगे, ग्लूकोज का, तो आप देख सकते हो ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है, बराबर। ग्लूकोज का फॉर्मूला ये होता है। अगर आप इसको पानी में डालोगे तो बेटा ऐसा नहीं होगा कि कार्बन के 6 बनेंगे, हाइड्रोजन 12 आएगा, ऑक्सीजन 6 आएगा या कहीं प्लस कहीं माइनस चार्ज होगा, ऐसा कभी नहीं होता है। तो बेटा ग्लूकोज, हम लोग देख सकते हैं शुगर, ये हमेशा याद रखो, शुगर, यूरिया, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के। क्योंकि ये कभी भी पानी में डालने के बाद घुल जाएंगे बेटा, घुल जाएंगे, उसमें वो डिज़ोल्व होंगे, लेकिन वो कभी भी आयंस नहीं देंगे, प्लस माइनस चार्जेस कभी नहीं देंगे, इतना याद रखना, ओके। तो अभी तक जो भी प्रॉपर्टीज़ हम लोग ने पढ़ी थी वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट की थी। तो एक ऐसा दिमाग में आया कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफाइन हो सकती है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए भी हो सकती है, बराबर है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए, सॉरी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, अभी इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बताता हूँ मैं आपको। इलेक्ट्रोलाइट ऐसे पदार्थ होते हैं जो डिज़ोल्व होने के बाद आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं। मतलब इधर लिखा है दिस डू नॉट डिसोशिएट इनटू आयंस, तो इधर लिख सकते हैं हम लोग दिस डिसोशिएट्स इनटू आयंस, दिस डिसोशिएट्स इनटू आयंस। तो इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो क्या करते हैं, जब पानी में आप उसको डिज़ोल्व करोगे तो वो आयंस बन जाएंगे, लाइक NaCl। तो आप देख सकते हो NaCl इलेक्ट्रोलाइट है। NaCl अगर आप पानी में डालोगे तो Na+ मिलेगा और प्लस Cl- मिलेगा, बराबर। आयंस तो डिसोशिएट हो रहे हैं, बराबर है। तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर मुझे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है तो मुझे वेंट ऑफ फैक्टर लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वेंट ऑफ फैक्टर का महत्व समझा। वेंट ऑफ फैक्टर किसके लिए काम करता है, वेंट ऑफ फैक्टर सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट के लिए काम करता है, याद रखो। तो अगर आपको क्वेश्चन नॉन इलेक्ट्रोलाइट पे आया तो बेटा उसमें वेंट ऑफ फैक्टर कुछ नहीं काम करेगा, वेंट ऑफ फैक्टर हमेशा 1 रहता है उसमें। लेकिन जब आप इलेक्ट्रोलाइट NaCl आ गया, KCl आ गया, अगर ऐसे सॉल्ट आ गए बेटा तो आपको वेंट ऑफ फैक्टर लेके चलना ही चलना है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जो आयंस में डिसोशिएट होते हैं उनके लिए एक टर्म डिफाइन होता है, उसको बोलते हैं हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर। समझ में आ गया। तो वेंट ऑफ फैक्टर किसके लिए डिफाइन है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए बेटा वेंट ऑफ फैक्टर डिफाइन नहीं होता है, वेंट ऑफ फैक्टर हमेशा 1 होता है उनके लिए, याद रखना, ठीक है। तो अभी देखते हैं वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो पहला मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, ओके। वेंट ऑफ फैक्टर किन के लिए काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, ओके। और क्यों वो काम करता है हम लोग देखते हैं, चलो।
अभी वेंट ऑफ फैक्टर होता क्या है? एक्चुअली वेंट ऑफ फैक्टर इज़ अ यूनिटलेस क्वांटिटी। यह यूनिटलेस है, मतलब उसको कुछ यूनिट नहीं रहता है। तो अगर किसी को यूनिट नहीं है मतलब वो एक तरीके का रेशियो है, याद रखना। ओके, सो वेंट ऑफ फैक्टर डिफाइन करते हैं हम लोग आई इज इक्वल टू, इसका डेफिनेशन बहुत आसान है। इसका डेफिनेशन है आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइडेड बाय theoretical colligative properties, theoretical colligative properties, theoretical colligative properties। ठीक है बेटा, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर, दैट इट इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द थियोरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो अगर मुझे आपके पास 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अगर मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर के टर्म में डिफाइन करना है तो मैं कैसे डिफाइन करूँगा? इन टर्म्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। कैसे लिखोगे आप? आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड एस ऑस्मोटिक प्रेशर डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल ऑस्मोटिक प्रेशर, थियोरेटिकल ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर मुझे वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के टर्म में डिफाइन करनी है तो मैं ऐसे डिफाइन करूँगा, आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड एलिवेशन in boiling point divided by theoretical elevation in boiling point, theoretical elevation in boiling point। समझ में आ रहा है? ओके बेटा, अगर मुझे उसको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में करना है तो ऑब्जर्व और थियोरेटिकल तो सेम रहेगा, बाकी सब चेंज हो जाएगा। और क्या है, समझ में आ गया? तो वेंट ऑफ फैक्टर इज नथिंग बट व्हाट? इट इज़ अ रेशियो ऑफ ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द थियोरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अभी ऑब्जर्व थियोरेटिकल क्या होता है? बहुत आसान है बेटा समझना। आपको मालूम है आप केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल करते हो, बराबर है? केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल, और केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में एक एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज़ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ये आपने कभी ना कभी पढ़ा ही होगा और कभी ना कभी एक्सपेरिमेंट किए भी होंगे। पहले एक्सपेरिमेंट यही देते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ओके, इसमें आपको एक टेबल बनाना पड़ता है और आपको इधर लिखे रहते हैं BR ब्यूरेट रीडिंग। ओके, 1 2 3। अगर समझो आपका जो केमिस्ट्री का हैंडबुक है उधर लिखा है कि 10 ml आंसर आना चाहिए। कितना ml आंसर आना चाहिए? 10 ml। तो ये 10 ml क्या हो गया? थियोरेटिकल। और आपने प्रैक्टिकल किया, आपने प्रैक्टिकल किया। अभी आप बहुत एक्सपर्ट तो नहीं हो उसमें, बराबर है? मैं भी खुद अभी तक एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो ऑब्वियसली आप अगर एक्सपर्ट नहीं हो तो आपका आंसर एग्जैक्टली 10 ml थोड़ी आएगा। आपका आंसर क्या 10 से कम आ सकता है, 9.8 आ सकता है, या 10 से थोड़ा ज़्यादा ही आ जाएगा, 10.1 आ जाएगा, 10.2 आ जाएगा, या 9.9 आ जाएगा। एग्जैक्टली 10 आया मतलब ऑब्वियसली आपने एकदम अच्छे से किया है, लेकिन एग्जैक्ट आने के चांसेस बहुत कम होते हैं न्यू स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका थियोरेटिकल और ये हो गया आपका ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व्ड मतलब क्या? प्रैक्टिकल करने का, एक्सपेरिमेंट करके जो वैल्यू आएगी वो, और थियोरेटिकल मतलब बुक में दी हुई है। ठीक है बेटा, तो उनका रेशियो जो रहेगा उसको हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, चलो, तो मैंने वेंट ऑफ फैक्टर की डेफिनेशन आपको बोल दी क्या होता है। अभी वेंट ऑफ फैक्टर क्या काम करता है हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो वेंट ऑफ फैक्टर हम लोग देखेंगे किसके लिए बेटा? इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए तो आई हमेशा 1 रहेगा, याद रखो। मतलब शुगर के लिए, यूरिया के लिए, ग्लूकोज के लिए हमेशा याद रखो वेंट ऑफ फैक्टर हमेशा 1 रहेगा। मैं लिख के दूंगा बाद में। अभी वेंट ऑफ फैक्टर, चलो मैं अभी एक डेरिवेशन करने जा रहा हूँ बेटा, और ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है वेंट ऑफ, और इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन CET और नीट JEE में बहुत बार आ चुके हैं। चलो वेंट ऑफ फैक्टर, चलो डेरिवेशन करने जा रहा हूँ, ध्यान देना डेरिवेशन को। कंसिडर एन इलेक्ट्रोलाइट, कंसिडर एन इलेक्ट्रोलाइट AXBY। इलेक्ट्रोलाइट मतलब एक तरीके का सॉल्ट ही होता है, याद रखना। कंसिडर एन इलेक्ट्रोलाइट AXBY, ओके, dissociates in following way, AXBY जब आप उसको डिसोशिएट करोगे इक्विलिब्रियम तो एस्टैब्लिश होगा बेटा। ओके, AXBY, तो मुझे बताइए A के कितने आयंस बनेंगे? X आयंस बनेंगे। हम लोग ये मान के चलते कि A के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, प्लस B के कितने आयंस बनेंगे? Y आयंस बनेंगे, YB, और B के ऊपर हम लोग मान के चलते हैं नेगेटिव चार्ज है। ओके, XAN प्लस YB M माइनस, M प्लस N माइनस। अब ये M और N क्या हो गए? सम चार्जेस,
ओके, हम लोग ये मान के नहीं चलते कि यूनि पॉजिटिव हो। और एम और एन की वैल्यू नॉर्मली सॉल्ट के हिसाब से डिफ़र होती रहेगी, ठीक है। तो आप याद रखना एम और एन कुछ भी रह सकते हैं, लेकिन ज़ीरो नहीं हो सकते। 1 रह सकता है, 2 रह सकता है, 3 रह सकता है, ठीक है। चलो, तो ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो एक्स बी वाई ये सॉल्ट अगर मैं डिसोशिएट करने जा रहा हूँ तो ये डिसोशिएट ऐसे होंगे, ठीक है। अभी हम लोग ये मान के चलते हैं, लेट एम बी अ मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। याद रखना कभी भी वेंटो फैक्टर के लिए हम लोग मोलैलिटी टर्म डिफाइन करेंगे। वाई मोलैलिटी टर्म डिफाइन करते हैं? क्योंकि वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, बराबर है, इसलिए हम लोग मोलैलिटी हमेशा काम में लेते हैं। लेट एम बी अ मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। लेट एम बी मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ओके, इतना तो आपको पता है। अभी और ये मान के चलते हैं, अभी जब वो पानी में डिज़ोल्व होगा, जब हम लोग उसको स्टर करेंगे, बराबर है, तो क्या होगा बेटा, धीरे धीरे क्या होगा, वो जो सॉल्ट है पानी में डिज़ोल्व होते जाएगा या सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होते जाएगा, बराबर है। और कोई भी चीज़ अगर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो रही है तो उसकी एक डिसोसिएशन डिग्री होती है, उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये आपको आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में अच्छे से पढ़ा सकता हूँ मैं, ठीक है। तो अभी थोड़े से मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। लेट अल्फ़ा बी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब कितने हद तक वो सॉल्ट डिसॉल्व हुआ है। लेट अल्फ़ा बी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ओके। तो अल्फ़ा का फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल। दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फ़ा से डिनोट करते हैं उसको। मुझे बताइए, अगर एक सॉल्यूशन की मोलैलिटी m है, इसका मतलब क्या, उसमें m मोल्स रहेंगे, इतना तो पता है। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, m आएंगे। तो इधर बचेगा क्या, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, इधर अल्फ़ा आएगा। तो मुझे बताइए m इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मुझे बताइए नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल डिसोशिएटेड क्या आ जाएगा, एम अल्फ़ा। मतलब इतने मोल्स पानी में डिज़ोल्व हो चुके हैं। समझ में आ गया, ठीक है। चलो, इतना आपको समझ में आ गया, इतना याद रखो, एम अल्फ़ा इतने मोल्स पानी में डिज़ोल्व हो चुके हैं। एक्चुअल में कितने हैं, एम है, उसमें से एम अल्फ़ा पानी में डिज़ोल्व हो चुके हैं। हम लोग एक्चुअली सॉल्वेंट पानी लेके चल रहे हैं, ओके, इतना याद रखो। सॉल्वेंट कौन सा भी हो सकता है, ठीक है। चलो, अभी मुझे इसकी ज़रूरत है तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो अगर जब मैंने वो सॉल्ट या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया, लेकिन डिज़ोल्व करने के बाद आपको उसको स्टर भी करना चाहिए, ठीक है। समझो मैंने स्टर नहीं किया, मतलब वो इनिशियल है। स्टार्टिंग में क्या होता है, तो हम लोग इधर लिखेंगे इनिशियली। मुझे बताइए इनिशियली एक्स डी वाई के मोल्स कितने रहेंगे, m, और इसके मोल्स कितने होंगे, 0 0, क्योंकि अभी तक वो डिज़ोल्यूशन चालू ही नहीं हुआ है ना, डिज़ोल्व होना चालू ही नहीं हुआ है, इनिशियल स्टार्ट कर रहे हैं अभी। और जब हम लोग उसको स्टर करेंगे तो कुछ ना कुछ जो भी सॉल्ट है या जो भी इलेक्ट्रोलाइट हो पानी में डिज़ोल्व होते जाएगा। तो और एक समय ऐसा आएगा कि वो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करेगा। कि क्या एस्टैब्लिश करेगा, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करेगा। हमेशा याद रखो, कभी भी सॉल्ट हमेशा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करता है। तो एट इक्विलिब्रियम इसमें से कितने कम होंगे, मैंने आपको अभी बताया कि एम अल्फ़ा पानी में डिज़ोल्व होंगे, मतलब एम अल्फ़ा इतने पानी में डिज़ोल्व होंगे। तो ये कितने बनेंगे, एम अल्फ़ा बनेंगे, ये भी कितने बनेंगे, एम अल्फ़ा बनेंगे, और एम अल्फ़ा इसमें से कम होंगे ना, बराबर ना। ये डिसोशिएट हो रहा है ना, डिसोशिएट हो रहा है मतलब ये टूट रहा है। तो एम माइनस एम अल्फ़ा, बराबर। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, इसमें से एम अल्फ़ा माइनस टूटेंगे और यहाँ एम अल्फ़ा माइनस बनेंगे, बस। टूटना और बाद में बनना। अगर एक आपको छोटा सा एग्जांपल दूँ, अगर हम लोग कहीं गड्ढा खोद रहे हैं, ओके, गड्ढा खोद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो मिट्टी जमा होगी ना बेटा, मतलब इधर से मिट्टी निकल रहे, इधर वो जमा कर रहे हैं, ध्यान देना। तो एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा घटना ही चाहिए, ठीक है। चलो, तो इतना समझ में आ गया एट इक्विलिब्रियम क्या होगा। तो मुझे बताइए टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, इन सब की एडिशन करनी पड़ेगी। दैट इज़ m माइनस एम अल्फ़ा प्लस एम अल्फ़ा प्लस एम अल्फ़ा, बराबर है ना।
सॉरी ये XM अल्फा तैयार होंगे, आई एम वेरी सॉरी, एक्स है ना आयंस इसके, ओके इसके एक्स आयंस है, तो ये XM अल्फा YM अल्फा तैयार होंगे, एक्स और इधर Y, बिकॉज कोएफिशिएंट्स आर देयर ना, एक्स है ना बेटा, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट है मतलब जितना इधर लिखा है उतना तो बनने वाला ही है वो, ठीक है। तो ये हो गए उसके टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग MT मान के चलते हैं, M मतलब मोल्स, T मतलब टोटल। चलो कुछ ना कुछ तो करेंगे हम लोग, M को ऐसे की वैसे लिखो, देखो इन सब में देखो M अल्फा कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, M अल्फा, सो लेट अस टेक M अल्फा कॉमन, सिंस वी हैव टेकन पॉजिटिव M अल्फा कॉमन, तो पहला पॉजिटिव वाले लिखते हैं x प्लस वाई, और M अल्फा यहाँ से कॉमन लिया तो इधर -1 बचेगा, इसको देखो मैंने वैसे के वैसे लिख दिया, आप मैथ्स में होशियार हो, ठीक है। मैं फिर से बता दूँ मैंने क्या किया, M माइनस M अल्फ़ा प्लस XM अल्फ़ा प्लस YM अल्फ़ा बराबर है। देखो यहाँ से मैंने M अल्फ़ा कॉमन ले लिया, सो M वैसे के वैसे आई हैव टेकन प्लस M अल्फ़ा कॉमन, तो बचेगा क्या, X बचेगा, पहला पॉजिटिव लिखते ना हम लोग, प्लस Y बचेगा, और ये पूरा का पूरा बाहर आ चुका है, मतलब इधर -1 बचेगा, बराबर है। अभी मुझे बताइए x प्लस वाई मतलब टोटल नंबर ऑफ आयंस, बराबर ना, x प्लस वाई मतलब टोटल नंबर ऑफ आयंस ना, तो हम लोग ये मान के चलते हैं, लेट x प्लस वाई हम लोग n डैश मान के चलते हैं, n मान के नहीं चलेंगे बिकॉज n इज़ व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स होता है, तो हम लोग n डैश मान के चलते हैं। चलो तो मुझे बताइए क्या आएगा, m प्लस M अल्फ़ा इंटू n डैश -1, ओके। अभी मुझे बताइए इसमें से मैं कुछ और कॉमन निकाल सकता हूँ इन दोनों टर्म से, इसमें से और इसमें से, येस आई विल टेक M कॉमन ना, आई विल टेक M कॉमन, सो व्हाट विल लेफ्ट विथ 1 प्लस अल्फ़ा इंटू n डैश -1, और ये हो गया टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो आपके पास ऑब्जर्व्ड मोल्स भी आ गए, टोटल आपने एक्सपेरिमेंट किया ना, इधर आपने खुद एक्सपेरिमेंट किया है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपके टोटल नंबर ऑफ मोल्स इतने आए हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग वेंटर फैक्टर डिफाइन करते, चलो इसके लिए वेंटर फैक्टर कैसे लिखेंगे, चलो वेंटर फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर डिनोटेड बाय व्हाट, I। तो अभी मुझे बताइए वेंटर फैक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, ऑब्जर्व्ड अपॉन थियोरेटिकल, तो ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स, ऑब्जर्व्ड मोल्स डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल मोल्स, थियोरेटिकल मोल्स। तो अभी मुझे बताइए ऑब्जर्व्ड मोल मतलब क्या, एक्सपेरिमेंट करके आए हुए मोल्स, तो मुझे बताइए ये आया एक्सपेरिमेंट करके, दैट इज MT डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल, थियोरेटिकल मतलब शुरुआत में कितने थे, M थे ना शुरुआत में, तो चलो MT की वैल्यू डालो, देखो इधर है M इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू n डैश -1, तो इधर क्या बचा, M बचा, सी M और M गेट कैंसल्ड, ठीक है। तो अभी हम लोग का देखते क्या आया, सो आप देख सकते हो वी लेफ्ट विथ व्हाट 1 प्लस अल्फ़ा n डैश -1, और इधर बचा I, तो ये +1 इधर आके क्या होगा -1, सो I -1 अल्फ़ा n डैश -1, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, I -1 अपॉन n डैश -1, या इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, I -1 n डैश क्या बोला था मैंने, x प्लस वाई -1, बराबर ना, ये भी फार्मूला चलेगा और ये फार्मूला चलेगा, बराबर है। तो बेटा हम लोग ने इधर रिलेशन ढूंढा किनके बीच में, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेंटर फैक्टर के बीच में। हमेशा याद रखो बेटा 4 मार्क्स के लिए डेरिवेशन के लिए क्वेश्चन आ सकता है, डिराइव द रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेंटर फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। याद रखना ये फार्मूला कब यूज़ होगा, इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज़ होने वाला है, ठीक है। अगर KCl दे दिया, NaCl देता, यू हैव टू कंसिडर द आयंस, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। सो दिस इज अ फार्मूला फॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ आयंस, सॉरी दिस इज द फार्मूला फॉर रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेंटर फैक्टर। समझ में आ गया आपको, ओके। बहुत आसान डेरिवेशन था, सिर्फ समझना चाहिए आपको क्या होता है वो, ठीक है। अभी ये I जो वेंटर फैक्टर है वो क्या काम करेगा, या हम लोग को क्या उसके ऊपर से उसका इम्पोर्टेंस क्या है देखते हैं, चलो। अभी मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, देखो उसका इम्पोर्टेंस क्या होगा। क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग which have highest boiling point, ठीक है। मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा,
उन चारों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट रहेगा वो आपको बताना है, ठीक है। पहला 1 मोलर NaCl, दूसरा 1 मोलर AlCl3, तीसरा 1 मोलर C6H12O6, चौथा 1 मोलर 1 मोलर C12H22O11। ओके, सो नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, अभी देखो वेंटा फैक्टर क्या काम करता है, आपको पहले पता होना चाहिए वेंटा फैक्टर किसके लिए काम आएगा। तो वेंटा फैक्टर काम आता है सिर्फ और सिर्फ किन के लिए काम आता है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, मतलब जो सॉल्ट के तरीका बिहेव करेंगे। तो आप देख सकते हो C6H12O6 इट इज़ अ ग्लूकोज, और ग्लूकोज जब भी आप याद रखना, 3 एग्जाम्पल याद रखना, ग्लूकोज, सुक्रोज मतलब शक्कर, शुगर, एंड यूरिया, इनके लिए आई की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, बिकॉज ये डिसोशिएट होते ही नहीं है, ये डिसोशिएट होते ही नहीं है, डिज़ोल्व हो जाते हैं लेकिन डिसोशिएट नहीं होते, याद रखना। ग्लूकोज, सुक्रोज एंड यूरिया के लिए आई की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, ठीक है। तो मुझे बताइए वेंटा फैक्टर इनके लिए तो काम नहीं करेगा, सीधी सी बात है। तो इनके लिए ऑब्वियसली ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये तो गए, दोनों ऑप्शन तो गए, ठीक है। अभी इन दोनों में से किसका ना किसका तो बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा। अभी मुझे बताइए बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ेगा, ध्यान देना, आपको पता है सब, आपने सीखा है सब। बॉइलिंग पॉइंट कब हाई रहेगा, जब उसमें सॉल्यूट पार्टिकल हाई रहेंगे, बराबर। जितने सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा रहेंगे उतना आप हीट करोगे तो वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को रोकेंगे ना। अगर 2 सॉलिड पार्टिकल है तो वो दो गुना शक्ति लगाएंगे अपनी, अगर 3 सॉलिड पार्टिकल है तो 3 गुना शक्ति लगाएंगे, ट्रिपल पावर लगाएंगे, और अगर 4 पार्टिकल है तो वो अपनी 4 टाइम्स पावर लगाएंगे, अगर 10 पार्टिकल है तो 10 टाइम पावर लगाएंगे, मतलब वो सॉल्वेंट को वेपराइज नहीं होने देंगे, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मतलब आपको हीट ज़्यादा करना पड़ेगा कि नहीं, मतलब जितने सॉलिड पार्टिकल ज़्यादा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, इतना याद रखना। तो ऑलवेज रिमेंबर बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। तो अभी मुझे बताइए ये जब पानी में जाएगा, NaCl इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉल्ट, ये सॉल्ट है एक प्रकार का, तो ये पानी में जाएगा ही जाएगा, तो ये क्या करेगा Na++Cl- देगा, मतलब कितने आयंस दिए इसने, 2 आयंस दिए, मतलब इसका वेंटा फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया, याद रखो, जितने आयंस देगा उतना वेंटा फैक्टर होगा, I = 2। अगर आप लोग इसकी बात करोगे तो AlCl3, तो AlCl3 क्या देगा, Al एक बार देगा और 3 क्लोरीन देगा, एक्चुअली ये 3+ और माइनस चार्ज होता है, चार्ज की हम लोग को ज़रूरत नहीं है इतनी। ओके, एल्यूमिनियम +3Cl, मतलब ये कितने, 1 और ये 3, 4 आयंस देगा, मतलब इसका वेंटा फैक्टर 4 होगा, बराबर है। अभी मुझे बताइए किधर आयंस ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है कि 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, मतलब इसमें AlCl3 में आयंस ज़्यादा होने की वजह से वो सॉल्वेंट को ज़्यादा रोकेंगे वेपराइज होने के लिए, इसलिए आपको और हीट करना पड़ेगा, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो जिसका वेंटा फैक्टर ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। समझ में आ गया, समझ में आ गया आपको, बहुत आसान था, बहुत आसान था, समझ में आ गया इतना, ठीक है। तो और इतना याद रखो बॉइलिंग पॉइंट से उल्टा फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जिसका वेंटा फैक्टर ज़्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, याद रखना। ओके, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के लिए बेटा बहुत काम में आते हैं, ये सब क्वेश्चन बहुत काम में आते हैं, ठीक है। चलो अभी मैं आपको जो फॉर्मूले बताने वाला हूँ वो फॉर्मूले देखो आई से कैसे रिलेट करते हैं। आपको मालूम है डेल्टा TB का फॉर्मूला हमेशा Kb/m होता है, ये हो गया नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, मतलब ग्लूकोज, यूरिया, शुगर के लिए। लेकिन अगर इसको यूज़ करना है इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो आपको I से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका एक और नया फॉर्मूला बन गया डेल्टा TB = I × Kb/m। अगर आपके पास डेल्टा TF है तो आपके पास फॉर्मूला है Kf/m। ओके, ये फार्मूला है कि नहीं, लेकिन दिस फार्मूला इज़ वैलिड ओनली फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन अगर इसको इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज़ करना है तो यू हैव टू टेक I। अगर आपके पास डेल्टा TB हो गया, डेल्टा TB हो गया, उसके बाद पाई होता है ना भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई = CRT आपको पता है। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अगर आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट के यूज़ कर रहे हो तो येस इट इज़ ओके, लेकिन आप इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज़ करो तो यू हैव टू राइट I हियर। समझ में आ गया तुम लोग को। तो बेटा ये सब फैक्टर देखो I कितना इम्पॉर्टेंट है। ओके, I कितना इम्पॉर्टेंट, अगर I नहीं लगा होता इधर तो ऑब्वियसली हम लोग को आयंस कितना तैयार होंगे और उसके ऊपर से क्या फ़र्क पड़ेगा वो समझेगा ही नहीं।
समझ में आ गया? तो याद रखना बेटा, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, आप देख सकते हो। आप एक्सरसाइज में भी देख सकते हो, जब एमसीक्यू रहेंगे उस एमसीक्यू में भी यही क्वेश्चन रहेंगे, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ओके, वैसे टाइप के क्वेश्चन तो हम लोग नीट जेईई लेवल पे करने वाले हैं। ठीक है बेटा? सो दिस ऑल अबाउट व्हाट, वेंट ऑफ फैक्टर। तो आप देखोगे टेक्स्ट बुक में यहाँ तक ही दिया है आपको। ओके, इसके आगे एसोसिएशन और डिसोसिएशन था, लेकिन ऑब्वियसली वो नहीं दिया गया है। ठीक है? तो बेटा सॉल्यूशन में हम लोग ने क्या क्या सीखा, हम लोग ने सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन पढ़े क्या होते हैं, उसके बाद हम लोग ने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, हम लोग ने 2 लॉस पढ़े, हेनरीज लॉ एंड राउल्ट्स लॉ। ठीक है, 2 लॉस पढ़े, हम लोग ने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, और जो 5वां कंटेंट था जो बहुत ही अहम था वो था वेंट ऑफ फैक्टर, वो भी हम लोग ने पढ़ लिया और हम लोग ने डेरिवेशन भी कर लिया। सो बेटा इधर आपका चैप्टर जो है सॉल्यूशन ख़त्म हो गया। ठीक है बेटा? तो अभी आप काम कीजिए, ये वीडियोज़ में जितना भी मैं लिखा के दे रहा हूँ आप ऑब्वियसली उसको नोट डाउन करते रहना और वही आपके नोट्स समझ लेना। ओके, सिंस अभी मार्केट में तो बुक्स आ चुकी है, PDF फाइल में तो पहले ही आ चुके थे, अभी बुक्स भी आई है, तो आप जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा बुक में लिखा है क्या देखो। ऑब्वियसली मैं टेक्स्ट बुक ज़्यादा रिफ़र करता हूँ। ओके, उस लाइक लिखा है क्या, वो कंटेंट आपको समझ में आ रहा है क्या, वो प्लीज़ आपको देखना है। और आपको पढ़ाई कैसी करनी है बेटा, अभी आपके पास बहुत सारा वक्त है। ठीक है, 24 आवर्स में से तो कम से कम 16 आवर्स तुम्हारे हाथ में ही है, बिकॉज 8 आवर्स की हम लोग नींद मान के चलते हैं। तो बेटा मैं ये नहीं बोलता कि सिर्फ केमिस्ट्री के ऊपर ध्यान दें। ओके, नॉर्मली सब सब्जेक्ट पढ़ने का आपको, लेकिन आप देखोगे कि केमिस्ट्री की मैंने जो वीडियोज़ अपलोड किए, ऑब्वियसली दिस वीडियोज़ आर वेरी हेल्पफुल टू यू। अगर आप पढ़ाई हार्ड कर रहे हो किसी चीज़ को, अरे आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो यू कैन सी माई वीडियो। ओके, कि सर ने कैसा बताया। ठीक है बेटा? सो सॉल्यूशन चैप्टर हम लोग का इधर ख़त्म हो चुका है। अभी मेरे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको 3rd चैप्टर चालू करने वाला हूँ, दैट इज़ आयनिक इक्विलिब्रिया। वो भी नया चैप्टर इंक्लूड किया गया है इस साल, आयनिक इक्विलिब्रिया। ओके, इस साल नया चैप्टर इंक्लूड किया गया है और उसका भी वेटेज बहुत ज़्यादा है और बहुत बेहतरीन चैप्टर है वो भी हम लोग चालू करने वाले इन माय नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है? तो आज के लिए बेटा हम लोग इधर ही रुक रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ऑब्वियसली आप शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।